हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिस्ट न्यूटन के एक बहुचर्चित नियम के बारे में, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, साइंटिस्ट न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड अपने 3 इम्पोर्टेंट लॉ दिए, जिन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकंड लॉ है फोर्स से रिलेटेड, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो बारी बारी से इन लॉ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक टॉपिक है, कक्षा 9th और 11th में ये अक्सर पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में ही। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इनर्शिया से संबंधित है। इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी जैसी पोजीशन में है वो वैसी ही पोजीशन में बने रहना चाहती है। तो अगर हम और बेसिक देखें, इसको समझें, तो इनर्शिया का मतलब होता है एक किस्म का आलस। तो बॉडी जैसी पोजीशन में है वो वैसी पोजीशन में ही पड़े रहना चाहती है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहें तो वो उस एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करती है। बॉडी पर हम अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है और बॉडी उस एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करती है, पोजीशन करती है, यानी अपनी चेंजिंग इन पोजीशन, यानी पोजीशन में जो उसकी चेंजिंग आती है उसका विरोध करती है। यही विरोधाभास किसी बॉडी का इनर्शिया कहलाता है। तो ये सभी बॉडीज़ के अंदर होता है। जैसे ये हम इंसानों के अंदर भी होता है। अगर हम बैठे हैं तो हम बैठे ही रहना चाहते हैं। कोई हमें फोर्सली उठाना चाहे तो हम पसंद नहीं करेंगे उठना, हम बैठे ही रहना चाहेंगे और उसके फोर्स का हम विरोध करेंगे। ठीक है, अक्सर ये सुबह के टाइम होता है जब हम सोते रहते हैं और कोई हमें आके उठाने की कोशिश करे तो हम उसके फोर्स का विरोध करते हैं। यही इनर्शिया, आलस कहलाता है। तो ये हर बॉडी में होता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग यही है कि अगर कोई बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा तो वो जैसी पोजीशन में है वैसी ही पोजीशन में बनी रहेगी, यानी उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट इंग्लिश में भी हो सकता है। आप लिख सकते हो, इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स मोमेंटम रिमेन अनचेंज और कंजर्व। ठीक है, इन दिस कंडीशन if a body is in rest then it always remain in rest, and if it is in motion then it remain always in motion। तो ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो रेस्ट में ही रहेगी। हाँ, रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन हमें थोड़ा सा ये बड़ा ऑड लगता है कि अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा तो वो मोशन में ही रहेगी। तो ये हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो पहले से ही मोशन में है। ठीक है, अगर वो पहले से ही रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यानी उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब हमने फोर्स टॉपिक पढ़ाया था तो हमने यही बताया था कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी पोजीशन में चेंजिंग आती है, या उसकी शेप, साइज, इनमें चेंजिंग आ जाती है ना। तो ये तो हम आसानी से सीख समझ सकते हैं। ये हमें दिखता भी है कि भाई कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, तो रहेगी ही, है ना, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि बॉडी मोशन में कैसे रह सकती है ऑलवेज। तो हम इस मोशन को अक्सर देख सकते हैं प्लेनेटरी मोशन में। प्लेनेटरी मोशन मीन्स अगर कोई प्लेनेट किसी सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, तो क्या अर्थ पर कोई फोर्स लग रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, अर्थ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अर्थ पर फोर्स लग रहे हैं, जैसे सन के द्वारा अर्थ पर सेंटर की तरफ को सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है उतना ही। तो दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से अर्थ पर नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से अर्थ जिस मोशन में थी वो उसी मोशन में आगे तक बनी रहती है, यानी अर्थ के मोशन में ना तो कमी आती, यानी इसकी जो है लीनियर वेलोसिटी तो इसकी चेंज होती रहती है। वो प्लेनेटरी मोशन में पढ़ते हैं कि जब ये अर्थ से अर्थ सन से जब दूरी पर होती है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब नज़दीक आती है ये तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। बट इसका एरियल जो वेलोसिटी है, इसका एरिया जो कवर होता है पर्टिकुलर टाइम में, वो सेम रहता है। ये हम केपलर के लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में, क्लास 11th। तो फिलहाल अभी तो हम यही देखेंगे कि भाई इसका जो मोशन है, इसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ये कंजर्व है। ठीक है, तो लीनियरली भी ये हम
इसको हम समझ सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम का मतलब है कोई बॉडी लीनियर पाथ पर चल रही है, तो उस कंडीशन में भी अगर कोई फोर्स वर्क ना करे तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मोमेंटम तो मोमेंटम होता है, चाहे एंगुलर हो चाहे लीनियर हो। लीनियर मोमेंटम में ये होता है कि वो लीनियर पाथ पर बॉडी मूव करती है। एंगुलर मोमेंटम में वो तो उसको मोमेंट मिल जाता है, इसलिए हम उसको एंगुलर, ठीक है। जैसे फोर्स लीनियर फोर्स टॉर्क होता है एंगुलर फोर्स, ऐसे ही मोमेंटम लीनियर पाथ पर, और ये अगर रोटेशन या रिवॉल्यूशन करें तो ये एंगुलर मोमेंटम की टर्म बन जाती है तुरंत ही। तो ओवरऑल लॉ यही है कि अगर फोर्स नेट जीरो है तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस कंडीशन में। लीनियर मोमेंटम तो इसका चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अधिक है, यहाँ पर कम है, बट यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो कंडीशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो एंगुलर रिवॉल्यूशन की कंडीशन में जो हम टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट की करेंगे। इसकी वैल्यू, इस पर कोई नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो इसका मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो अर्थ है वो 365 डेज़ में ही क्या करती है, सन का एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना होता तो कभी तो 365 डेज़ में पूरा करती, कभी इससे कम दिनों में पूरा करती एक चक्कर अर्थ, और कभी एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में ज़्यादा टाइम ले लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो टाइम फिक्स होता है, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है टाइम फिक्स, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, यानी वो एक्सेलरेट होगी, ठीक है। कैसा फोर्स, नेट फोर्स। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और उसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो तो समझ लो उस पर नेट फोर्स अभी अप्लाई नहीं हुआ है, उसमें कोई अपोजिट फोर्स अप्लाई हो चुका है जो हमारे फोर्स का विरोध कर रहा है। जैसे कोई बॉडी है और किसी सरफेस पर ये रखी हुई है, ये कोई सरफेस बनाई है, इस पर कोई फोर्स हमने अप्लाई किया, ये फोर्स, और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ जितना ये फोर्स है उतना ही अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया। अगर हम इस फोर्स को बढ़ाएं तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ये इस फोर्स की वैल्यू, ये जो फ्रिक्शन है ये तो इसकी लिमिट हो जाएगी ख़त्म बढ़ने की, और हमारे बॉडी पर एक नेट फोर्स अप्लाई होगा और इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लो यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो एक्सेलरेट हो जाएगी, और वो एक्सेलरेशन जो होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है F = m/a। यहाँ से थोड़ा सा और समझ सकते हैं, एम ए को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कह दो, और एम डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो फोर्स क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसे कहते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे हम फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ़ एफ जीरो, तो अगर हम एफ को जीरो कर दें तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो, यानी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। यही क्या है, फर्स्ट लॉ है। डेल्टा पी का मतलब P1 - P2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 = P2, यानी पहली कंडीशन का मोमेंटम और दूसरी कंडीशन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ से क्या आ गया, ये फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, सारे मोशन अधिकतर इसी लॉ पर बेस्ड हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, ये लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहलाता है। तो ये लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, हर एक्शन का अपना क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। यानी यदि हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी भी उस पर एक अपोजिट फोर्स लगा देगी उतनी ही मैग्नीट्यूड का, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम लिख सकते हैं F1 = -F2, दोनों का टाइम सेम होगा, तो F1 × डेल्टा टी की मल्टीप्लाई कर दें तो इनका इम्पल्सन भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और इम्पल्सन के अपोजिट होने का मतलब है सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम, जो एक डायरेक्शन में होगा दूसरी डायरेक्शन में भी चेंज इन मोमेंटम उतना ही होगा, बस अपोजिट होगा, ठीक है। यानी मोमेंटम का चेंज इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। ज़्यादातर मोशन के एग्जाम्पल इसी से हम बताते हैं, इसी लॉ से बहुत सारे मोशन के एग्जाम्पल, जैसे रॉकेट हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें आगे इसमें हमने वीडियो बना रखी है इसकी, मोशन ऑफ रॉकेट की।
जिसमें हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड की है रेट चेंज ऑफ मास डिसइंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो अलग वीडियो बनी हुई है रॉकेट की। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है और एक्शन और रिएक्शन पर भी बेस्ड है। देखो, इसका फ्यूल कंबस्ट होने के बाद, बर्न होने के बाद जो इसकी गैस है वो पीछे की तरफ चलती है और इसका थ्रस्ट से ये रॉकेट आगे की तरफ मोशन करता है। ठीक है, ये लॉ थर्ड लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर बेस्ड है। यानी जो गैसेस है वो पीछे की तरफ निकलेगी और वो थ्रस्ट आगे की तरफ करेगी इसको, यानी मूव ये आगे की तरफ होगा। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल तो रॉकेट का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब बोटमैन रिवर में नाव को चलाता है तो पानी को पीछे की तरफ को पुश करता है और नाव आगे की तरफ को चलती है। पानी को पीछे की तरफ पुश करता है और बोट कहाँ चलती है, आगे की तरफ को मूव करती है। तो और तीसरा, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में जब घोड़ा बोगी को खींचता है तो वो अपने पैरों से पीछे की तरफ को फोर्स लगाता है। ठीक है, बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसके रेस्पेक्ट में जो सिस्टम है वो आगे की तरफ को मोशन में होगा। व्हीकल का जो व्हील होता है, व्हीकल का व्हील जब चलता है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ना। अक्सर देखा होगा जब कोई गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है तो पहिया घूमता है तो पीछे की तरफ को मिट्टी को फेंकता होगा ना। मट्टी जो धूल जो चलती है उसकी हवा के साथ पीछे की तरफ को पुश होती है। इसका मतलब ये हुआ वो व्हीकल का जो व्हील है वो पीछे की तरफ को फोर्स लगा रहा है और जो सिस्टम है, जो व्हीकल है वो आगे की तरफ को मूव होगा। तो इसका मतलब ये है, कोई भी व्हीकल हो वो इनिशियली पीछे की तरफ को फोर्स लगा आगे को चलने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब कोई साइकिल सड़क पर चलती है तो क्या होता है, उसके जो पहिए हैं उन पर फोर्स इनिशियली कैसा लगता है। तो सड़क द्वारा पीछे की तरफ फोर्स लगाया जाता है जब साइकिल आगे की तरफ चलती है। और हम भी जब रास्ते में चलते हैं तो अपने पैर से मिट्टी को पीछे की तरफ को धकेलते हैं, तब हम आगे की तरफ को मूव होते हैं। तो ये जो मोशन है, ये सभी के सभी मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैंने तीनों लॉ समझाने की पूरी कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि ये लॉ न्यूटन्स के लॉ हैं, ये समझ में आगे होंगे आपके। थैंक यू।